केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जो आपके रिजल्ट को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। डिस्क्वालीफाइंग से क्वालिफाइंग कैंडिडेट बनने के लिए आपको ये टॉपिक जरूर आने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये मुझे समझ में नहीं आएगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। खासकर बायो स्टूडेंट्स और फिजिक्स स्टूडेंट्स इसमें डिफिकल्टी फील करते हैं। फिजिक्स स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं फिर भी मैं इसके साथ थोड़ा हैंडी मान सकता हूं, बट बायो स्टूडेंट्स मेनली इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। लेकिन इन न्यूमेरिकल पोर्शंस को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप उतना ही ज्यादा जर्नल सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसमें आप कभी भी हैंडी नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम पीरियड से आपने कभी टच ही नहीं किया है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक और बेहतरीन तरीके से, ताकि आपका कोई भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का इस टॉपिक से ना रहे। So I, Rohit Kaushik, welcomes you again on this episode of NCERT Occult series by Padhaku Bachcha. मोल कंसेप्ट देखने में जितना डिफिकल्ट लगता है ना, करने में उतना ही आसान है। इसे 6th क्लास का मैथमेटिक्स समझिए। अगर आपको वो आता है तो डेफिनेटली आपको मोल कंसेप्ट भी आता है। चलिए आज हम आपको ये क्लियर करवाते हैं कि कितनी आसानी से आप मोल कंसेप्ट को समझ सकते हैं। मोल कंसेप्ट को छोड़िए, एक बेसिक सी चीजों के मुझे आंसर दीजिए। अगर आपने मुझे 5 to 6 क्वेश्चंस के आंसर दिए और आपने उस प्रोसेस को समझ लिया, तो समझिए आपको मोल कंसेप्ट और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सारे न्यूमेरिकल आते हैं, और वो भी आप 30 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। आई अश्योर यू दैट। मैं कहता हूं, आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास 2 डजन बनाना है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बनानास एक्चुअली आई हैव। आपको बस सिंपली ये बताना, भाई 2 दर्जन में कितने केले होते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से बता देंगे, है ना। शायद 24, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। यही मोल कंसेप्ट है। अगर आपको ये आता है तो आपको मोल कंसेप्ट भी आता है, वो भी बहुत डिफिकल्ट लेवल का। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरे पास 100 डजन पेंसिल हैं, तो बताइए कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है। आई होप आप ये भी बड़ी जल्दी बता देंगे, एंड दैट इज 1200 पेंसिल। अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर दिया है तो सुपर इंटेलिजेंट हैं आप। आपको ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, चलो अब इन क्वेश्चंस को आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। 3rd क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पाइनएप्पल इन 1 to 79 डजन। आपके पास इतने क्या है, पाइनएप्पल है, तो आपको ये बताना है कि कितने होंगे। क्या आप अब इसे कर सकते हैं? हो सकता है आप वर्बली से ना करें, हो सकता है आप उसे इतनी जल्दी ना करें। अब आप सोचेंगे कि इसे कैसे करना है। आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1 to 79 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 12 और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपली हो सकता है आपने 10 to 15 सेकेंड्स लिया हो, 30 सेकेंड्स लिया हो इसे कैलकुलेट करने में। ओके, 3 चीजें ध्यान से सुनते रहिएगा। पहली 10 मिनट ध्यान से सुनिए। मोल कंसेप्ट हो गया, 2 डजन बनाना थे, आपने फटाक से आंसर किया। 100 डजन पेंसिल, बहुत जल्दी आंसर किया। एक थोड़ी सी बड़ी नंबर आई तो थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव पार्ट पर चले गए। चलो अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ पेजेस, कैलकुलेट नंबर ऑफ पेजेस इन 3 रिम। आपके पास 3 रिम है, आपको ये बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बताइए जल्दी, अगर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट करिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इसे सॉल्व ना कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि 1 रिम के अंदर कितने पेज होते हैं। अगर आपको यह पता हो कि 1 रिम के अंदर कितने पेज हैं, तो शायद आप बड़ी जल्दी से सॉल्व कर देंगे। मैं आपको बताता हूं कि 1 रिम के अंदर 500 पेज होते हैं, तो अब बड़ी जल्दी आप बता देंगे कि 3 रिम के अंदर कितने पेज हो जाएंगे। देन 3 रिम विल हैव 500 प्लस 500 प्लस 500, 500 500 प्लस 500, ये हो गया 3 रिम, 3 रिम के सेट हो गए। या फिर हम करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 1500 पेजेस। बहुत सिंपल है। ओके, मैं पूछता हूं व्हाट इज द वेट ऑफ 10 kR। इसका वेट कितना होगा? फिर से आई होप आपका सेम क्वेश्चन होगा कि आप इसे तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको 1 kR में ये ना पता हो कि कितना वेट होता है।
अगर मैं आपको कहूं 1 kr इज इक्वल टू 70 kg, तो शायद अब आप इसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हर बार आपको चीजें सॉल्व करने में क्या दिक्कत आती है? आपका माइंड कैलकुलेशंस को प्रोसेस कैसे करता है? जब मैंने आपसे पूछा 2 डजन में कितने बनाना होंगे, तो आपने 1 सेकंड में जवाब दे दिया, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी बनानास की कैलकुलेशंस में या डजन की कैलकुलेशंस में इतनी फास्ट हो गई है कि आप उसे जल्दी से प्रोसेस कर पा रहे हैं, खासकर जब छोटी नंबर होती है। इसीलिए आप कभी यही नहीं सोचते हैं कि आपका माइंड उसे प्रोसेस कैसे कर रहा है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपका दिमाग जब चला जब मैंने एक नंबर बड़ी कर दी, या जब मैंने कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, जब मैंने आपके लिए एक अननोन चीज दी, और जब मैंने आपको एक ऐसी चीज दी जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये KR मैंने अपने नाम को शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, रोहित कौशिक को मैंने KR कर दिया। तो अगर मैं इसे फिक्स कर दूं कि आज के बाद 1 KR 70 kg होगा, पूरी दुनिया इसे मानेगी, IUPAC इसे रिकॉग्नाइज कर दे, तो ये चीज हर एक इंसान समझने लग जाएगा। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी कैलकुलेशन तब की जा सकती है जब आपको 2 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप पता हो। अगर वो रिलेशनशिप आपको पता है तो ही आप चीजों को सॉल्व कर पाते हैं, वरना डायरेक्टली आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। लास्ट एक पॉइंट पे और आते हैं। अगर मैं आपको एक चीज और कहता हूं, मैंने एक क्वेश्चन और आपको दिया है, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझने के साथ साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं कहता हूं दैट द प्राइस ऑफ 10 oranges, द प्राइस ऑफ 10 oranges इज 50 रुपीज। ये मैंने आपको बता दिया कि 10 ऑरेंज जो हैं उनका प्राइस 50 रुपीज है, एंड ईच ऑरेंज have 10 slices। हर एक ऑरेंज में कितनी स्लाइसेस हैं? 10। फाइंड द प्राइस ऑफ 200 स्लाइसेस। लो भैया, सिंपल 6th क्लास का मैथमेटिक्स और PGT केमिस्ट्री के लेवल का एक आसान क्वेश्चन। अगर आपको ये आता है तो रियलिटी में यही मोल कंसेप्ट है। क्यों, क्या है, अब ये बात कर लेते हैं। देखो, हमारे पास एक रिलेशनशिप दी गई है, 10 ऑरेंजेस का प्राइस आपको बता दिया गया। एक क्वांटिटी है ऑरेंज और दूसरी क्वांटिटी है रुपीस। दूसरी रिलेशनशिप आपको दी गई है ऑरेंज और स्लाइसेस के बीच में, और आपसे रिलेशनशिप पूछी गई है रुपीस और स्लाइसेस की। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे अगर 3 और मोर क्वांटिटीज हो और उनकी इंटर रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आ जाए? यही कहानी है। हमारे पास पहली रिलेशनशिप जो दिया गया है उसे लिखते हैं। 10 ऑरेंज जो है वो किसके इक्वल हैं? 50 रुपीज के। मैंने अभी आपको एक चीज समझाई, आप तब तक चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको यह ना पता हो कि एक स्लाइस कितने रुपए की है या 1 रुपए में कितनी स्लाइसेस आती हैं। ये रिलेशनशिप आपको डिवाइस करनी है। मैंने देखा 10 ऑरेंज किसके इक्वल है? 50 रुपीज के। तो मैं कह सकता हूं 1 ऑरेंज विल बी इक्वल टू कितने का हो जाएगा? 5 रुपीज का। दूसरा मुझे क्या दिया गया है कि एक ऑरेंज अगर है तो उसमें कितनी स्लाइसेस हैं? 10 स्लाइसेस। अब ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गई कि 5 रुपीज जो हैं वो किसके इक्वल होंगे? 10 स्लाइसेस के इक्वल होंगे। तो 1 स्लाइस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5/10, यानी कि 0.5 रुपीज। हमें किसके निकालना है? 200 स्लाइसेस का निकालना है। हो गया, 200 स्लाइसेस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 200, दैट विल बी द आंसर। तो जब तक आप इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगली कहानी पे आते हैं। आई होप ये 6th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स आपको समझ में आया हो। अगर ये आ गया और आपको ये पता लग गया कि हाँ यार मेरा माइंड इस तरीके से प्रोसेस करता है, तो नंबर चाहे कुछ भी हो आप चीजों को सॉल्व कर देंगे। बस हो गई कहानी, यही थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं अपने मेन किस्से के ऊपर। 1 डजन में जब मैं कह रहा हूं 12 पेंसिल हैं और 1 डजन में 1 डजन में 12 पाइनएप्पल हैं और 1 डजन के अंदर 12 पिन हैं,
तो नंबर तो सेम है लेकिन वजन अलग अलग है। यहां पर 12 पेंसिल्स का वजन W1 होगा, पाइनएप्पल्स का वजन ज्यादा होगा और पिंस का वजन बहुत ही कम हो जाएगा। या स्टाइलस मान लीजिए 12 स्टाइलस हैं तो इनका वजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि 1 डजन के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो सेम रहती हैं लेकिन उनका वजन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अगर मेरे पास 1 डजन पर्सन है, आदमी है, तो उनका वजन अलग होगा। 1 डजन पहलवान है तो उनका वजन अलग होगा, लेकिन नंबर हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। 1 डजन में 12 ही क्यों होती हैं चीजें? क्योंकि पुराने टाइम में जब हमारे पास अनाज बहुत कम होता था, हम सीजन्स पे डिपेंडेंट थे, फर्टिलाइजर्स कम थे, एग्रीकल्चर के हिसाब से हमें सरवाइव करना पड़ता था। तो जनरली लोग ये करते थे कि भाई हाँ गेहूं पैदा हो गया है, उसकी 12 पार्ट कर देते थे कि हर महीने में एक पार्ट को कंज्यूम करूंगा ताकि नेक्स्ट सीजन तक जब मुझे गेहूं प्रोड्यूस करनी होगी तो उस टाइम तक मेरा काम चल जाए, मेरी फैमिली सरवाइव कर पाए। इसीलिए हमने 1 डजन के अंदर कितनी चीजें मानी हुई है, 12 मानी हुई है। तो ये पुराने टाइम में कैलकुलेशन का मेथड था। अब आते हैं अपने मोल कंसेप्ट के ऊपर। जब हमें चीजें पार्टिकल्स के हिसाब से करनी पड़ी, मान लो कि हमें मेडिसिन की बात करनी है। अब हमारे पास जो जिसे आप ग्लूकोज कहते हैं, बेसिकली जो सलाइन वाटर होता है, जो डॉक्टर आपको ग्लूकोज लगाता है, जिसमें मेडिसिन लगाई जाती है बेसिकली आपको, उसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है। उसकी कंसंट्रेशन आपकी ब्लड की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस की जाती है। ऐसा नहीं है कि प्योर वाटर आपको लगा दिया, हीमोलिसिस हो जाएगी भाई। ऑस्मोसिस आपने बायो में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ने वाले हैं। हीमोलिसिस हो जाएंगी, सेल रप्चर्स कर जाएंगी, तो उसकी कंसंट्रेशन बैलेंस करनी पड़ती है। अगर कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो गई तो वो लाइफ सर्वाइविंग की बजाय लाइफ के लिए फैटल हो जाएगा, यानी कि बचाने की बजाय वो आपकी जान ले लेगा। एनेस्थीसिया, जब डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया देता है, अगर उसमें कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट मेडिसिन की थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है तो वो जान ले सकता है, परमानेंटली कोमा में भेज सकता है। तो ऐसी चीजें जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, हर एक पार्टिकल से चीजें चेंज हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट से चीजें बदल रही हैं, तो हमारी कैलकुलेशंस इस बात पर फोकस करती हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक स्पेसिफिक वेट के अंदर। और यही चीज है जो मोल कंसेप्ट हमें सिखाता है। 1 मोल क्वांटिटी किसके इक्वल होती है? 1 मोल क्वांटिटी इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे 1 डजन 12 ऑब्जेक्ट्स के इक्वल होता है, वैसे ही 1 मोल एवोगैड्रो पार्टिकल्स के इक्वल होता है, और ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ये फिक्स है भाई, बस 12 की जगह मैंने एक नंबर बड़ा कर दिया है। तो जहां पहले चीजों को आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आपको बस इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो 1 मोल इसके इक्वल है। अब जब 1 मोल के अंदर कोई सब्सटेंस होगा, पानी है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पत्थर हो गया, मतलब तो जो भी चीज हो, कोई भी चीज हो सकती है, तो 1 मोल में अगर कोई भी सब्सटेंस होगा तो आपको उसके इतने पार्टिकल रख देने हैं। जब आप उसके इतने पार्टिकल रख देंगे तो उसका कुछ वजन भी होगा, और वो वजन किसके इक्वल होता है? मोलर मास के इक्वल होता है। मोलर मास हम निकालते हैं फॉर्मूला से, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट फॉर्मूला मेकिंग बताई थी कि कैसे चीजों को आपको ध्यान रखना है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो इक्वल होगा 22.4 लीटर ऑफ गैस STP पर। थोड़ी देर के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्या, क्योंकि ये चीजें आप शायद पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप बायो स्टूडेंट है, भागोगे तो भागते ही रहोगे भाई। इसीलिए जम के कॉपी पेन निकाल के छोटी छोटी चीजों को नोट करिए, फोकस करते रहिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से कवर होने वाला है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आ गई। 4 चीजें हैं, मोल देके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल देके वजन पूछ सकता है, वजन देके वॉल्यूम पूछ सकता है। तो 4 चीजों की स्टैंडर्ड रिलेशनशिप मैंने आपको बता दी है। अगर ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आपको याद रहती है तो समझिए आप इनमें से कोई भी चीज दी गई हो दूसरी को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और जो एस्टेट TGT में खासकर पूछ लेते हैं, STP होता क्या है? STP, क्योंकि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर हमारा यहां पर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है हमारा 1 बार।
ये है एसटीपी कंडीशन। अगर ये कंडीशन होगी तो गैस की वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा इसे और डिटेल में स्टडी करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और मैंने इसमें वाटर के मॉलिक्यूल काउंट करके रखने शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पार्टिकल रख दिए? एवोगैड्रो। तो यहां पर इसका कुछ वजन होगा। मैंने देखा कि इसका वजन कितना आ रहा है? 18 ग्राम। अगर यही चीज मैं किसके साथ करता हूं? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो आपकी बैटरीज में यूज हो रहा है, मैंने उसके भी एवोगैड्रो पार्टिकल यहां काउंट करके रख दिए, तो मैंने देखा कि इसका वजन कितना आ रहा है? 98 ग्राम। यानी कि ये भी 1 मोल क्वांटिटी थी और ये भी 1 मोल क्वांटिटी थी, और इस 1 मोल में कितने पार्टिकल रखे? एवोगैड्रो। और यहां पर भी कितने रखे? एवोगैड्रो। लेकिन वजन क्या हो गया? डिफरेंट। दैट्स व्हाई 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो इज इक्वल टू मोलर मास। और मोलर मास आएगा फॉर्मूला से। अगर कोई गैस हुई लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उनका वॉल्यूम हम मेजर करते हैं जनरली, तो वो कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। अब जैसे मैंने आपको बता दिया 1 डजन में कितनी चीजें होती हैं, ऐसे ही 1 मोल में क्यों एवोगैड्रो पार्टिकल इतने ही होते हैं। हम ऐसे क्यों नहीं करते 1 मोल इज इक्वल टू 1008? हमारे यहाँ तो बाबा भी ऐसे ही होते हैं, श्री श्री 1008, ये महाराज वो महाराज, शगुन डालते हम 1100, 11000, इस तरीके का। तो ऐसी सिंपल सी नंबर क्यों नहीं ली? यही नंबर क्यों है, ये टॉपिक चला जाता है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेसिकली जो हमारी सीरीज चल रही है बुल सीरीज, आप वहां पर जाके इसको देख पाएंगे। फिलहाल आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो पार्टिकल होते हैं, मोलर मास होता है, और ये हमारी स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन निकलेंगे कैसे। आपको कोई भी एक चीज दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा किसी दूसरी चीज के बारे में। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 3 मोल ऑफ H2SO4। ओके, ये बिल्कुल बेसिक। पहले मैं 2-3 न्यूमेरिकल बेसिक करवाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे। तो हमारे पास सीधा सा रिलेशनशिप है भाई, 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होता है? क्या दिया गया है? मोल दिया गया है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल। जो चीज दी जाए वो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड लिखिए। 1 मोल कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो। देन 3 मोल विल हैव 3 एवोगैड्रो। ऑप्शंस बेसिकली आपको इसी तरीके से मिलेंगे। आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बस आपका कंसेप्ट चेक करने की कोशिश कर रहा है। कहीं 1/3 एवोगैड्रो लिख देगा, कहीं 0.3 एवोगैड्रो लिख देंगे, कहीं 3 एवोगैड्रो लिख देंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है वो आपको लिख के दे देंगे 3 × 6.022 × 10⁻23, ताकि ये चीज चेक कर सकें कि क्या आपको ये नंबर याद है या नहीं है। तो दोनों कंसेप्ट आपके चेक हो जाएंगे। एक सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या हो सकता है, एक तरीके का क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ 6.022 × 10⁻24 पार्टिकल ऑफ वाटर। मान लो कि ये क्वेश्चन आ जाता है, ये चीज चेंज कर देता है वो थोड़ी सी। तो लोगों को कई बार जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता और वो सोचते हैं यार एवोगैड्रो पार्टिकल हैं तो 1 मोल के हिसाब से वजन लिख देते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए रिलेशनशिप क्या है हमारी, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप 1 मोल किसके इक्वल था? एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल, मोलर मास और 22.4 लीटर। क्या दिया गया है? पार्टिकल। क्या निकालना है? मास। पार्टिकल और मास में क्या रिलेशनशिप है? एवोगैड्रो पार्टिकल्स का मास होता है मोलर मास। मोलर मास कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन का वजन होता है 1 × 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो मास कितना हो गया? 18 ग्राम। ये याद रखिएगा, ये ग्राम होता है। अगर आप यहां पर U लिख देंगे तो वो मोलिकुलर मास बन जाएगा। प्लीज फिर से ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर आप कहते हैं 18U तो ये होता है 1 मोलिक्यूल का मास, और इसीलिए इसे बोलते हैं मोलिक्यूलर मास। लेकिन जब आप कहते हैं 18 ग्राम तो ये होता है मोलर मास, और इसे बोला जाता है मास ऑफ एवोगैड्रो पार्टिकल्स और कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो पार्टिकल। डायरेक्ट
पूछा गया क्वेश्चन है, DSSB के TGT एग्जामिनेशंस में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा में बहुत बार पूछा गया, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके पास डिफरेंस क्या है मोलर और मोलिकुलर मास में। तो मोलिकुलर मास एक मोलिक्यूल का मास होता है और मोलर मास एवोगैड्रो पार्टिकल्स की कलेक्शन, ढेर होता है। तो ये ग्राम्स में, अगर इस फॉर्मूले से निकालने के बाद आप उसे ग्राम में लिख देंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा, और यूनिट में अगर लिखेंगे तो वो मोलिकुलर मास बन जाएगा। तो हमारे पास एवोगैड्रो पार्टिकल्स का मास कितना है, मोलर मास, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का वजन है 18। तो 1 पार्टिकल का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, और कितने का निकालना है, 6.022 इंटू 10⁻24। कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट होगा तो सिर्फ 10 बच जाएगा, तो वजन कितना आ जाएगा, 180 ग्राम। सिंपल, जो चीज दी गई है लेफ्ट हैंड साइड, जो चीज निकालनी है राइट हैंड साइड। 6th क्लास का मैथमेटिक्स लगाइए। हो सकता है कि आपने किसी वीडियो लेक्चर में देखा हो कि पहले सबको मोल में बदल दो भैया, मोल निकालना आपको सिखाया गया हो, जितना वजन दिया जाए उसे मोलर मास से डिवाइड कर दो, जितने पार्टिकल दिए जाएं उसे एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, जितना वॉल्यूम दिया जाए उसे 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों आप कैलकुलेशंस घुमा रहे हैं। सिंपल, आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी है, जो चीज दे वो एक तरफ रखिए, जो चीज निकालनी है वो सामने रखिए, और उसे क्या कर दीजिए, सिंपल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से सॉल्व कर दीजिए। ये वही तो है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं, डिवाइड कर दिया है एवोगैड्रो नंबर से। लेकिन पहले मोल निकालने बैठेंगे तो हो सकता है आपके लिए लेंथी हो जाए। मुझे ये तरीका बेटर लगता है, इसीलिए मैं यही सजेस्ट करता हूं, खासकर जब हम TGT के लिए बात कर रहे हैं। PGT में हो सकता है डिफरेंट चीजें हो, थोड़ा समझाने का तरीका अलग हो सकता है, बट यहां पर मैं आपको यही चीज कहने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चंस मेनली इस तरीके से आते हैं, ये ज्यादा ट्रेंड है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, ये कह सकता है। मैक्सिमम वजन पूछ सकता है, मैक्सिमम पार्टिकल पूछ सकता है, मेनली यही होता है। मान लो ऑप्शन ए 2 मोल ऑफ हीलियम, ऑप्शन बी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ वाटर, ऑप्शन सी हम कह सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP, और ऑप्शन डी में हम कह सकते हैं मान लो कि 56 ग्राम ऑफ आयरन। तो हमें बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब देखिए यहां पर सबको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बदल देते हैं, या सबसे एक चीज और आप कह सकते हैं कि 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो पार्टिकल। जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे इसका मतलब उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं हम सबको एक चीज में बदल देते हैं, क्योंकि सारी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो चीज आसान है आप उसमें कर सकते हैं। बेशक क्वेश्चन में पार्टिकल पूछा गया हो, मास पूछा गया हो, कुछ भी पूछा जाए, जो आपको आसान लगे आप उसमें बदल सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर मोल दिया गया है तो मैं सबको मोल में कन्वर्ट कर देता हूं। 2 मोल है मेरे पास हीलियम के, और वाटर के मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं। तो क्या कर दूंगा, गिवन पार्टिकल कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एवोगैड्रो पार्टिकल है। यानी कि वाटर का मुझे क्या दिया गया है, 1 मोल दिया गया है। अगर 22.4 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहां पर भी हमारे पास क्या है, 1 मोल है। 56 ग्राम ऑफ आयरन, जो कि इसका मोलर मास भी होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 मोल। यहां पर वजन देगा वो आपको, आयरन 20 के बाद मेनली वजन देते हैं। तो हर एक सब्सटेंस के मेरे पास 1 मोल है, लेकिन हीलियम के कितने हैं 2 मोल। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, कि हीलियम के नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर दें नंबर ऑफ पार्टिकल की बजाय वजन से, अब देखो मान लो मैं कहता हूं मेरे पास 2 दर्जन पेंसिल है और 1 दर्जन पाइनएप्पल है, नंबर किसकी ज्यादा है, पेंसिल की, वजन किसका ज्यादा होगा,
पाइनएप्पल्स का। तो जब आपसे नंबर पूछे तो आप सभी को मोल में बदल दो, लेकिन जब आपसे वजन पूछे तो हमेशा उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो खासकर फिजिक्स स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि वो करते हैं कि भाई सबको क्या करते हैं, मोल में बदल देते हैं और मोल में फिर उसे कहते हैं कि इसके मोल ज्यादा है तो इसका वजन नहीं। ऐसा नहीं होगा। मैंने फिर से एग्जांपल दिया है कि अगर मेरे पास 2 डजन पेंसिल हैं और 1 डजन पाइनएप्पल हैं तो इनका वजन ज्यादा होगा, बेशक नंबर कम हो। ओके, अब यहां पर देखो, अगर मैं इसे वजन के हिसाब से करूं तो हीलियम का जिसका वजन होता है 4 यूनिट, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 8 यूनिट या फिर 8 ग्राम। सॉरी, यूनिट अगर मैं लूंगा तो वो एक मोलिक्यूल का हो जाएगा। 2 मोल की बात हो रही है तो ग्राम मिलेंगे। तो इसका मोलर मास होता है 4, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। ये एवोगैड्रो पार्टिकल यानी कि 1 मोल है और 1 मोल का वजन कितना हो जाएगा वाटर में, 18 ग्राम हो जाएगा। ये भी 1 मोल है तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 2 32, तो ये हो गया 64 ग्राम और आयरन है 56। तो जिसको कैलकुलेट नहीं करना आता वो तो आयरन के ऊपर चला जाता है कि यार आयरन का ज्यादा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, इसका तो वजन कहां ही ज्यादा होगा। और जिसको कैलकुलेट करना आता है वो फिर कई बार मोल के चक्कर में गड़बड़ कर देता है। तो आंसर अब देखो चेंज हो गया। क्या आंसर हो गया, सी। ये चीज आपको सीखनी है कि जब भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप स्टैंडर्ड रिलेशनशिप यूज करें, हमेशा मोल को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। एक माइंडसेट बन जाता है। मैंने देखा है ज्यादातर यूट्यूब में कुछ मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे तो मुझे लगा कि सब लोग यही कह रहे हैं कि यार मोल निकाल दो, रिलेट कर दो। आप मोल निकाल के गलत कर देंगे, टाइम और वेस्ट हो जाएगा कि मोल सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। मोल जो है वो एवोगैड्रो पार्टिकल्स 22.4 लीटर गैस और हमारे पास मोलर मास के बराबर है। बट इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने से आपको एक नंबर मिलेगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बजाय इसके कि जल्दबाजी में आप चीजें गलत कर दें। और ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा जो एग्जामिनर हमारे पास क्वेश्चंस लेके आता है, जो खासकर ट्रेंड बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है, इस पे और थोड़ा ध्यान दीजिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ सल्फेट आयन इन 3 मोल ऑफ मान लीजिए मैं कहता हूं सोडियम सल्फेट। ओके, अभी इस तरीके का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटायंस इन पोटेशियम बाइकार्बोनेट if we have 2 mole of it। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ सल्फेट आयन इन 3 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। अब देखो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था और इतनी आसानी से मैंने करवाया था कि फॉर्मूले रटने नहीं है। सल्फेट, सोडियम सल्फेट, क्या फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। बड़ा आसान, मैंने कहा था सिर्फ 4 चीजें याद रखना। देखो मैंने आपको ये कहा था, SO4 2 नेगेटिव याद रखना, सल्फेट, PO4 3 नेगेटिव याद रखना, फॉस्फेट, CO3 2 नेगेटिव याद रखना, कार्बोनेट। एक ऑक्सीजन कम कर दो तो ये बन जाएगा सल्फाइड, ये बन जाएगा फॉस्फाइड, ये बन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे। नाइट्रेट अगर है NO3 नेगेटिव तो ये बन जाएगा नाइट्राइट। यानी कि 8 वाले से 8 वाला बनाना है तो एक ऑक्सीजन कम कर दो। फिर मैंने आपको एक और बताया था, हाइड्रोजन सबका भाई, सलमान खान है भाई, ये जिसके साथ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा वो बन जाएगा बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फाइड, बाइकार्बोनेट, बाइनाइट्रेट, कुछ इस तरीके की चीजें हमारे पास बन जाएंगी। ओवरऑल मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये याद करना बिल्कुल मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट का। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास 3 मोल हैं इसके। ओके, हमारे पास क्या है 3 मोल। तो वो कह रहा है कि सल्फेट आयन बताओ कितने। अब देखो इसके हर एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 तो सोडियम आयन बनेंगे और एक क्या बनेगा, सल्फेट आयन। यानी कि इसके हर एक मॉलिक्यूल में एक सल्फेट आयन है।
तो 3 मोल अगर होंगे तो सल्फेट आयन भी कितने हो जाएंगे? 3 मोल। भाई मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 डजन इंसान है, बताओ नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 डजन, क्योंकि हर एक इंसान का एक ही सिर है। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे उसके नंबर ऑफ हैंड्स बताइए तो कितने हो जाएंगे? 2 डजन, क्योंकि हर एक इंसान के पास 2 हाथ है। उसी तरीके से अगर आपसे सल्फेट पूछा गया है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में एक सल्फेट है और टोटल मॉलिक्यूल 3 मोल है, तो हमारे पास सल्फेट भी कितने हो जाएंगे? 3 मोल, बिल्कुल हेड की तरह। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटायन इन पोटेशियम बाइकार्बोनेट? पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो ये बनेगा K पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, यानी कि इसके 1 मोल के अंदर हमारे पास 1 मोल पोटेशियम होगा और 1 मोल बाइकार्बोनेट आयन होगा। तो अगर 2 मोल हैं तो कैटायन, ये कैटायन है तो ये भी कितने हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताओ कितने कैटायन होंगे, क्योंकि पूछा उसने सल्फेट है, तो कितने कैटायन होंगे, तो हमारे पास 3 मोल थे, तो 3 मोल विल हैव 6 मोल ऑफ सोडियम आयन। तो आपको मॉलिक्यूल देके और मॉलिक्यूल्स में ये पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है। तो जो भी आपको अगर मोल दिया गया हो तो जो नंबर यहां पर है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो नंबर यहां पर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहां 4 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि सल्फेट आयन तो एक ही है, 4 तो ऑक्सीजन है। अगर नंबर ऑफ एटम पूछ ले, नंबर ऑफ एटम पूछ ले, तो पहले आप उससे क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसको प्रॉपरली लिखेंगे। और फॉर्मूले के अंदर जो, मान लो कि कोई कहे कि ऑक्सीजन एटम बताओ कितने मोल हैं, तो ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे? इसका क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्या गड़बड़ करोगे यार, ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा तो। क्वेश्चन देखो क्या है, बड़े रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2 मोल ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के आपके पास क्या है? 2 मोल है। आपको क्या बताना है? ऑक्सीजन एटम बताना है। ऑप्शंस वो कैसे डालता है? ऑप्शन से डालता है 2 मोल ऑक्सीजन, 2 एवोगैड्रो, एक में डाल देगा 4 एवोगैड्रो, एक में डाल देगा 6 एवोगैड्रो, एक में मान लो डाल देगा 10 एवोगैड्रो, जो भी उसने डाला। अब सॉल्व कैसे करेंगे? आप सोचेंगे यार 2 मोल है, 2 मोल है, इसका मतलब कि कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 2 एवोगैड्रो। लेकिन 2 एवोगैड्रो तो किसके होंगे यार? H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के होंगे ना। यानी कि 2 दर्जन आदमी, आदमी 24 है ना, हाथ तो अभी निकाले ही नहीं हमने। हाथ निकालने के लिए तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास 2 मोल है, तो हमारे पास पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 2 एवोगैड्रो, क्योंकि 1 के अंदर एवोगैड्रो थे, तो 2 में कितने हो गए? 2 एवोगैड्रो। ऑक्सीजन अगर निकालने हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो जितने भी मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे उसे 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। सो द राइट आंसर विल बी 4 एवोगैड्रो। ओके, गड़बड़ क्या होती है? कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ऑफ H2O2। आपके पास क्या है? 16 ग्राम H2O2 है और उसमें आपको क्या निकालने हैं? ऑक्सीजन एटम। कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रिलेशनशिप लिखिए, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो पार्टिकल इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। क्या दिया गया है भाई? सिंपल तरीके से चलते हैं। वजन क्या निकालना है? पार्टिकल। ये रहा वजन, ये रहे पार्टिकल। यानी कि मोलर मास अगर किसी चीज का है तो उसके अंदर एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे। तो पहले इसका वजन निकाल देते हैं। मोलर मास 1 × 2 + 16 × 2 कितना हो गया? 32 and 2 34। अगर ये 34 ग्राम होता, मैं इसको 17 कर रहा हूं ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। अगर ये 34 ग्राम होता तो कितने पार्टिकल होते? एवोगैड्रो। अगर ये 1 ग्राम है तो कितने पार्टिकल हो जाएंगे? डिवाइडेड बाय 34। और ये 17 है तो मल्टीप्लाई बाय 17, यानी कि ये हो गया एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय 2। किसके पार्टिकल निकले? ये पार्टिकल निकले H2O2 के। डायरेक्ट ऑक्सीजन के निकालने मत लग जाना। बहुत से लोग ये सोचते हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन के निकालते हैं यार, ऑक्सीजन का मास होता है 32 O2 की वजह से, और फिर ऐसे कर देते हैं 32 में इतने पार्टिकल, एक में इतने, 17 में इतने।
मतलब कि वो इसके ऊपर फोकस करते हैं ना कि इसके ऊपर। आपको पहले मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि 2 दर्जन आदमी है तो पहले नंबर ऑफ पर्संस निकालिए, फिर आप हैंड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेग्स कैलकुलेट कर सकते हैं, आईज कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर एटम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले हमने निकाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, एवोगैड्रो बाय 2। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो कितने पार्टिकल आ गए, एवोगैड्रो, यानी कि 17 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ये हमारे पास क्या रहेगी, रिलेशनशिप रहेगी। तो इस तरीके से आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है। मैंने असाइनमेंट डाल दूंगा, उस असाइनमेंट से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, उससे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चंस करने हैं, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। एक मॉलिक्यूल में आयंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं ये। ओके, एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको करवाता हूं, जो बार बार पूछा भी जाता रहता है कभी कभी एग्जामिनेशंस वगैरह में। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब एक केमिस्ट्री वाले भले इंसान ने, मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट था, उसने क्या किया, मैंने क्वेश्चन दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल। उसने कहा सर देखो 1 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 4 एवोगैड्रो। फर्स्ट ऑप्शन था और ये क्वेश्चन में, और इस पर टिक कर दिया। भाई कार्बोनेट की बात हो रही है, यही तो एग्जामिनर जो गड़बड़ करेगा। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। प्लीज 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, मास नंबर जरूर याद करिए। कोई बहुत बड़ा टास्क मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। कार्बन के अंदर होते हैं 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए, तो कितना हो गया, 24 6 30 32 इलेक्ट्रॉन हैं हर एक मॉलिक्यूल में। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 में, यानी कि 1 मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दूं, 32 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है, ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 मोल में आ गए, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 64 एवोगैड्रो। दोबारा समझ लो, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उस एक मॉलिक्यूल में 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल में बताने हैं। 2 मोल का मतलब क्या हो गया, 2 एवोगैड्रो पार्टिकल्स में बताने हैं, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 एवोगैड्रो पार्टिकल। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने, 32, तो 2 एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी 64 एवोगैड्रो पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स। दैट वाज द करेक्ट आंसर। अब आपको लगता है यार ये मुश्किल चीज है, ये नहीं है भाई। ये आपको, जब आप साइंस, आप जिस गवर्नमेंट टीचर के लिए जा रहे हैं ना, वहां आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप बायो स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ बायो पढ़ाइए 9th 10th में, आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ाइए, आप केमिस्ट्री पढ़ाइए। नहीं, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, 9th 10th में आपको कंप्लीट साइंस पढ़ानी है। अगर आप 6 to 8 है, वहां पर भी आपको कंप्लीट साइंस पढ़ानी है। तो अगर आप बच्चे के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरेट नहीं कर सकते हैं तो एग्जामिनर आपको क्यों सेलेक्ट करे। आपको बेशक ये लगता हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये मुझे कहां काम आएगा, ये डिफिकल्ट है। नहीं, दैट डजंट मैटर। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बेस्ट क्वालिटी छांटता है, बाद में आप क्या करते हैं वो एक अलग चीज है। क्लियर। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, मोल कंसेप्ट के बारे में, कैसे आपको उसकी बेसिक कैलकुलेशंस करनी है, क्या उसका मतलब होता है, कैसे आपको स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हेल्प कर सकती है। दूसरा, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मैसेज करिएगा कि कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री स्टूडेंट भी हैं तो एक चीज और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वजन 1 kg होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें, खासकर पीजीटी केमिस्ट्री स्टूडेंट। बाकी स्टूडेंट्स इसे अवॉइड कर सकते हैं, नॉलेज के लिए जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर देखना चाहें तो वो इसे देख सकते हैं। बाकी अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन से यहां से आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या इसमें मॉडिफिकेशन की गई। सबसे पहले ये याद रखिएगा, फ्रेंच केमिस्ट लेवोजियर ने दिया था। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया। लेवोजियर ने क्या कहा, लेवोजियर ने कहा कि भाई मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जिनके बीच में आप रिएक्शन करवा रहे हैं उनका वजन और जो नई चीज बन रही है उसका टोटल वजन हमेशा बराबर रहता है, खासकर जब आपके पास क्या हो, क्लोज कंटेनर हो। यह याद रखना पहली बात, यहां पर गड़बड़ कर देगा एग्जामिनर। सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तभी ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। अगर ओपन कंटेनर है तो ओपन कंटेनर में ये चीज सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कोई गैस बन सकती है जो बाहर निकल जाएगी। इवेपोरेशन हो सकता है, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया है लिक्विड तो उसके वेपर्स बाहर चले गए, तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो ये जरूरी नहीं है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब इससे क्या प्रूव होता है, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, कि भाई जो एटम थे रिएक्टेंट में वही तो प्रोडक्ट में गए हैं, यानी कि एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं ये अलग चीज है। इससे ये प्रूव होता है कि हमारे अंदर जो एटम है इसका मतलब वो बहुत पुराने हैं। अर्थ की एज हम ऑलमोस्ट 4.45 बिलियन ईयर मानते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ काफी पुरानी है। लगभग बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ की फॉर्मेशन होती है और उसी टाइम पे बहुत सारे एटम्स भी बनते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एटम है ये उसी टाइम के हैं। तो जब आप कहते हैं कि आपकी एज 15 है, आपकी एज 20 है, आपकी एज 30 है, तो वो पागल वाली बात है भाई। आप बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड हैं, आपके एटम नए नहीं हैं, बस उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया। एक इंसान मर गया, हमने उसे जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बनी। यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके आसपास जहां पर आपने उसे जलाया वहां पर जो क्रॉप थी उसने उसे कंज्यूम किया बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उससे सीड्स बने, वही सीड्स एक नया बच्चा खा रहा है और वही एटम उसकी बॉडी में जा रहे हैं। यानी कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप से तो उम्र में डेफिनेटली बड़ा है ही, क्योंकि वो जो समझ रहे हैं कि वो नए एटम है, नहीं, वो एक्चुअल में बहुत पुराने एटम है। और दुनिया में हर एक चीज लगभग 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड तो है ही। तो कोई जवान नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, सबकी एज बराबर है यहां पे। ओके, तो एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है ये उसने कहा। दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। अब ये कितना सच है कितना नहीं, अभी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, x ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन डीकंपोजिशन प्रोड्यूस 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दिस ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऐसी चीजें देख के मे बी बायो स्टूडेंट्स को लगे यार पता नहीं क्या है, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लीज पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि आपको फॉर्मूले देख के डर ना लगे। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसे हमने हीट किया और हमारे पास बना पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। क्या कहता है ये कि जब आप x ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं और आप इसे डीकंपोज करते हैं तो हमारे पास बनता है 1.9 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2.96 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। What is the value of x? Now according to the law of conservation of mass of reactant will be equal to mass of product. तो हम कहेंगे 2.96 plus 1.9 will be equal to x. सिंपल, दोनों को ऐड करना था, बहुत ही सिंपल। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं और मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन, अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं, अब आपको यहां से पता तो लग ही गया है, तो इस रिएक्शन के बारे में मैं और चीजें भी आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन। तो प्लीज ये बात याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा, ये यूज होता है मैच बॉक्सेस में, जबकि मैच बॉक्स के ऊपर रेड कलर का पाउडर लगा हुआ है उसमें पोटेशियम क्लोरेट भी होता है, सल्फर भी होता है। तो प्लीज दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा।
थर्ड पॉइंट, ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। तो बहुत सी जगह ये उसमें भी ये यूज हो रहा है। एक्सप्लोसिव्स में भी ये यूज होता है। तो आपकी डेली लाइफ में इसके काफी फंक्शंस हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर समझाने के लिए उठाया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आपको चीजें किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। When 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। कितना है सोडियम बाइकार्बोनेट? NaHCO3, कितना? 4.2 ग्राम। ये ऐड किया गया CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड में, कितने में? 10 ग्राम में। और हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज हुआ कितना? 2.2 ग्राम। और क्या बनेगा? और बनेगा इसमें वाटर और साथ के साथ बनेगा सोडियम एसीटेट। ये इसे नाम दे रहा है रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब जो बच गया। आपको क्या बताना है? ये रेजिड्यू हमारे पास कितना बच गया? 12 ग्राम। तो आपको ये बताना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास ऑफ रिएक्टेंट will be equal to mass of product. Yes, 10 plus 4.2 will be equal to 2.2 plus 12. दोनों इक्वल हैं, तो हाँ ये इसे फॉलो करता है। अदर इंफॉर्मेशंस, ये टेस्ट है। ये चीज अब मैं जो लिख रहा हूं प्लीज उसके ऊपर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टीजीटी में ये चीजें जरूर पूछी जाती हैं। ये एक टेस्ट है जो डिफरेंशिएट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? जहां पर C डबल बॉन्ड OH जुड़ा होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और अल्कोहल में, अल्कोहल यानी कि जहां पर कार्बन चेन के साथ OH जुड़ा हुआ हो, क्योंकि दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, सेम स्मेल भी लगभग एक जैसी होती है। तो अगर आपको डिफरेंस करना है कि आपको दिया गया सब्सटेंस एसिड है या अल्कोहल, तो आप उसमें क्या डाल देंगे? बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट ऐड करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल से ये रिएक्शन नहीं देते हैं। पहली चीज, ये एक टेस्ट है, बाइकार्बोनेट टेस्ट इसे हम कहते हैं। दूसरा, बाइकार्बोनेट्स के अंदर जब आप एसिड डालते हैं तो बदले में आपको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काम करती है फायर एक्सटिंग्विशर का, ऑक्सीजन से भारी होती है। ऑक्सीजन का मास 32 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44। ऑक्सीजन से भारी होती है, इसीलिए ये फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्प करती है। तो किसी भी बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है। तो हमारे पास यहां से एक फायदा हो गया। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट में ले लेता हूं Na2CO3 और इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। अब देखना एक मोल कंसेप्ट से कितना ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो हमारे पास बनता है सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां 2 सोडियम है, यहां भी 2 सोडियम है, सल्फेट आयन सल्फेट आयन। ओके, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन है हमारे पास 4 + 3 7, यहां पर है 4 2 6 और 7। तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इमेजिन करिए कहीं पर आग लगी हुई है, तो जो आग बुझाने वाले होते हैं वो अपने पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जो आपने कहीं देखा होगा रेड कलर का हॉस्पिटल्स में या किसी भी जगह पर लगा हुआ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली कैसे बनेगी? अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 मोल कितना हो जाएगा? सोडियम 23 × 2 प्लस कार्बन 12 और प्लस ऑक्सीजन 16 × 3, ये हो गया 48 प्लस 12 दैट विल बी 60 46, यानी कि 106 ग्राम। अगर मैं 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेता हूं और उसकी रिएक्शन करवाता हूं 98 ग्राम H2SO4 के साथ, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल यहां पर बन रहा है और इसका 1 मोल कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। ओके, अब मान के चलिए कि मैं इसे 100 टाइम्स कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 10600 ग्राम, यानी कि मैं कह सकता हूं ये कितना हो गया? 10.6 kg। ये कितना हो जाएगा? 9800, यानी कि ये हो गया 9.8 kg। तो ओवरऑल वेट हो गया लगभग, अगर मैं मान के चलूं तो 20-21 kg के अराउंड ये हो गया। इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2240 लीटर।
ओके, मैंने पॉइंट हटा दिया है। तो हमारे पास क्या हो गया, 2240 लीटर। सोच के देखिए आप कितना वजन उठा रहे हैं अपने कंधों पर, 21 kg, और आपने कितनी गैस प्रोड्यूस कर दी, लगभग 2200 लीटर। आपके घर में जो पानी की टंकी रखी हुई है वो 1000 लीटर की है। अगर मान लो कि आग बुझाने वाला वैसी वैसी टंकी अपनी पीठ पे बांध के जाए और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करे, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ना, कहां चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा। लेकिन वही चीज आपने केमिकल रिएक्शन में की, आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है सिंपली 106 ग्राम से, सोडियम कार्बोनेट से। आपने इसको यूज किया और इतनी ज्यादा वास्ट अमाउंट में आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी। ये फायदा है मोल कंसेप्ट का, कि कैसे केमिकल इक्वेशंस की यूज से आप आसानी से डिवाइसेस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में, जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ओके, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो आप बैलेंस करते क्यों हैं? आप बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ये याद रखिएगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कि भाई एटम जो है सारे के सारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे, कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खत्म नहीं किया जा सकता। क्लियर? लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? हमने कहा कि अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो आप एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास है बेरिलियम, अगर मैं इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डालता हूं तो हमारे पास ये बदल जाता है कार्बन के अंदर, और साथ ही साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी निकलता है। नाइट्रोजन की डिस्कवरी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसी तरीके से हुई थी। बोरोन के ऊपर अगर आप अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं तो बोरोन अपने आप को बदल लेता है नाइट्रोजन में, और फिर से एक न्यूट्रॉन आपके पास निकलता है। ओवरऑल आपने एटम क्रिएट भी कर दिया और डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाता है। दूसरा, जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आइंस्टाइन बाबा ने हमें ये बताया था कि E जो है एनर्जी किसके इक्वल होता है? mc², यानी कि m है मास और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर कोई चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट से भाग रही है तो उसके मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां रह गया? तो सही लॉ क्या बनेगा? सही लॉ बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। दैट इज द मॉडर्न लॉ, कि आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मास कंजर्व रहता है, मास प्लस एनर्जी टोटल कंटेंट कंजर्व रहता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में फेल हो गया, लेकिन फिर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही मानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस कोई ऐसा तो है नहीं कि मम्मी को खाना बनाना, ला बेटा न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ते हैं अभी सारे घर का खाना बन जाएगा, सारा घर खाना बन जाएगा भाई। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस स्पेसिफिक लोगों द्वारा स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन में करवाई जाती हैं, तो वो डेली लाइफ में कहीं यूजफुल नहीं है। इसीलिए हम नॉर्मली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सक्सेसफुल मानते हैं। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिया था प्राउस्ट ने। क्या कहा था प्राउस्ट ने? कि अगर कभी भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो बाय देयर मास में, तो वो कंपाउंड बनाएंगे। अगर ये रेशियो आप चेंज करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनेगा विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और आपके पास क्या सोर्स है ये उस पर डिपेंड नहीं करता। क्या मतलब है? अगर मैं कार्बन की रिएक्शन करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हूं, या फिर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं और मैं बनाता हूं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दो अलग अलग तरीकों से बनाई है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 × 2 यानी कि 32। तो रेशियो क्या हो गई? 12:32, और आप कह सकते हैं 3:8, यानी कि मिनिमम 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आप चाहे किसी भी तरीके से बनाइए, रेशियो आपके पास हमेशा यही रहेगी, चाहे सोर्स कुछ भी हो। अगर आपने रेशियो चेंज कर दी, जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, तो कार्बन से ये बना है ऑक्सीजन, दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन से बने हैं, लेकिन यहां पर रेशियो है 3:8 और यहां पर रेशियो है 3:4। तो जैसे ही आप रेशियो चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा कोई रोल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जिंदा रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रेशर बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से आप इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जान ले लेगा भाई, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 300 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी है इसकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की, तो इनहेल अगर कर लिया तो दम घुट के मर जाएगा इंसान। तो जैसे ही रेशियो चेंज की, सारी गड़बड़ हो गई। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, वाटर, और इसी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ के बनाते हैं H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नॉर्मली डॉक्टर इसे हाइड्रोजन के नाम से बोलते हैं, किसी को चोट लग गई कहते हैं हाइड्रोजन डाल दे इसके ऊपर। हाइड्रोजन नहीं होती, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि कोई माइक्रोब अगर ग्रो कर रहा है तो उसे किल करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। वाटर घाव को और बढ़ा देगा। एंटीसेप्टिक छोड़ो, लाइफ सस्टेनिंग मॉलिक्यूल है, इसे आसानी से पी सकते हैं, इसे नहीं पी सकते। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8, हाइड्रोजन का मास है 1:2, ऑक्सीजन का मास है 16, तो 1:8। यहां पर रेशियो क्या है, 2:32, यानी कि 1:16। तो जैसे ही रेशियो चेंज होगी, सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की चेंज हो जाएंगी। And this is known as a law of constant composition or definite proportion. Clear? एक छोटा सा एक चीज और बता देता हूं, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। जब भी आपको ये कहा जाए, आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल मिले उसमें सिर्फ एक लॉ मत देखिएगा, दोनों लॉ को वेरीफाई करिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यानी कि बैलेंस, फॉर्मूले में जो रेशियो है वो बैलेंस होनी चाहिए। एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं कहता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन, प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मैं कहता हूं कि कार्बन है मेरे पास 12 ग्राम और ऑक्सीजन है मेरे पास 12 ग्राम, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेगा। अब लोग कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो कितना बनेगा 24 ग्राम। ये गलत है भाई, 24 ग्राम नहीं बनेगा, अलग बनेगा। कैसे? ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हाँ, एक कार्बन यहां, एक यहां, 2 ऑक्सीजन यहां वहां, तो बैलेंस्ड है। पहली बात बैलेंस होनी चाहिए। इससे मुझे ये पता लगा कि कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास बनेगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। इसका 1 मोल कितना हो गया 12 ग्राम, इसका 1 मोल कितना हो गया 32 ग्राम, तो ये देखो ये बन रहा है 44 ग्राम 1 मोल। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो है 3:8, यानी कि 3 ग्राम कार्बन अगर है तो उसे 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी। अगर 1 ग्राम कार्बन है तो उसे कितना लगेगा 8/3 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी। और अगर ये कितना है 12 ग्राम है तो कितना हो जाएगा 8/3 × 12, 32 ग्राम। क्या है 32 ग्राम? नहीं, 32 ग्राम नहीं है। इसका मतलब पूरा कार्बन तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, कार्बन तो बचा रहेगा। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन कम है, जो कम होगा रिएक्शन में उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ये भी याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको जो भी दिया गया हो, पहले आपको ये करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेनी है और उसमें ये देख लेना है कि भाई इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ या 2 मोल के साथ, जैसे भी 12 ग्राम रिएक्ट करेगा 32 के साथ, या फिर फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूले में देख लो क्या रेशियो है। 3 ग्राम रिएक्ट करेगा 8 के साथ, 1 ग्राम करेगा 8/3, 12 के लिए चाहिए 32 जो है ही नहीं, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा? अगर ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, ऑक्सीजन मेरे पास कितना है 32, अगर ऑक्सीजन 32 है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 44। अगर ये 1 है तो डिवाइडेड बाय 32, और अगर ये 12 है तो मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया 33 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 16.5 ग्राम। तो ये कितना बनेगा 16.5
5 ग्राम। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आप मान सकते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है इस एग्जामिनेशन में। तो प्लीज सिंपली ऐड मत करिएगा, एक बार ये देख लीजिएगा कि क्या वो रेशियो के अकॉर्डिंग है। सिंपली ऐड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन से रेयर चांस है आपसे कैलकुलेशन पूछे, बट ये पूछ लेगा बताओ कौन से लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो ये सेटिस्फाई करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लेकिन साथ के साथ सेटिस्फाई करेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, तभी आपके पास फॉर्मूला मेकिंग करेक्ट होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, आप इससे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। लास्ट हमारे पास है आज का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डॉल्टन। डॉल्टन बाबा ने ये लॉ दिया था। इन्होंने क्या कहा था, सिंपल सा समझा देता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता देता हूं कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन करेंगे और अगर आप एक के अमाउंट को फिक्स कर देते हैं तो जो बाकी एलिमेंट हैं, जो दूसरा एलिमेंट है, वो अलग अलग कंपाउंड में एक होल नंबर रेशियो में जुड़ेगा। मतलब क्या, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से आपने 3 कंपाउंड बनाए, NO, NO2, N2O5। मैं नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स कर देता हूं 14 कि भाई नाइट्रोजन 14 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा। अगर नाइट्रोजन 14 है तो ऑक्सीजन यहां लग रहा है 16। अगर नाइट्रोजन 14 है तो ऑक्सीजन यहां लगेगा 32। यहां पर नाइट्रोजन कितना है 28 तो ऑक्सीजन कितना है 80। अगर नाइट्रोजन 14 होता तो ये कितना हो जाएगा 40। तो देखो ये अगर 14 है तो ये कितना लगा ऑक्सीजन 16। यहां नाइट्रोजन 14 है तो ये लगा 32 और नाइट्रोजन यहां है तो 40। अब ये रेशियो देखो क्या है 2:4:5। ये हमेशा होल नंबर रेशियो होगी, ये ऐसे नहीं आएगी 1.3, 2.1, 8.1, 8.3 ऐसे नहीं आएगा। ये हमेशा क्या आएगा, होल नंबर रेशियो। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन में मान लो आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल करता है, या इस तरीके से कि फास्फोरस ने 2 ऑक्साइड बनाए P2O3 एंड P2O5। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा लॉ फास्फोरस और ऑक्सीजन फुलफिल करते हैं। अब देखो फॉर्मूले में हमेशा एक फिक्स रेशियो में जुड़ता है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन तो फुलफिल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फुलफिल होता है। बट जब वो दोनों एलिमेंट दे दे तो प्लीज इनके ऊपर टिक मत करिएगा, ये वेरीफाइड है, ये PYQ नहीं है, सॉरी ये PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मैंने उठाया है और इसका आंसर हमेशा क्या रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रहा है। यानी कि जब भी आपको 2 फॉर्मूले दे दे और एलिमेंट्स की बारे में पूछे तो आपको किस पे जाना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे जाना है। दूसरा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, आपको ऐसे बोलेगा कि आपको ये बताना है कि कौन सा फॉलोइंग पेयर है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल करेगा। एक ऑप्शन ऐसे होगा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा पेयर हो जाएगा कार्बन 6 and 12, कार्बन 6 and 14। एक पेयर ऐसे था C। एक ऐसे था कि जिंक ऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है। और एक ऑप्शन हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिसके अंदर एलिमेंट सेम हो आपको वो टिक करना है, बस ये चीज देख लीजिएगा। दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 99% चांसेस हैं कि आपको ऑप्शन इसी तरीके से मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करवा सकता। मैं श्योर हूं इस चीज के बारे में कि अगर यहां से क्वेश्चन आया तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपसे किसी भी लॉज के डिस्कवरर का नाम या जिसने भी प्रपोज किया उसका नाम पूछा जा सकता है। मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आप उसकी बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सिंपल 6th क्लास का मैथमेटिक्स समझ के उसे प्रैक्टिस करिएगा। छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। अगले जो हमारे पास लेक्चर सीरीज होगा हम उसमें बायो लेके आते हैं, या फिर मैं आपको कंबशन और कुछ इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं केमिस्ट्री के कवर करवाता हूं, जो फिजिक्स और बायो स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएंगे ज़्यादा। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कोशिश यही है कि हम मैक्स टू मैक्स सिलेबस कवर कर पाएं। बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, वहां से नोट्स या असाइनमेंट्स जो हैं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।